हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज हर्ष कुमार अग्रवाल एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर इन क्लास 12 बोथ आईएससी एंड सीबीएसई। आई होप आप लोग की तैयारी एकदम फुल जोरों शोरों से चल रही होगी। इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मिला के अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ योर पेपर बनाता है, दैट इज 6 to 8 मार्क्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स काफ़ी ज़्यादा इजी था, मैंने उसको ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर लिया, मैं उसका लिंक यहाँ पे टैग कर दूंगा। हाउएवर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज डेफिनेटली अ वेरी टेक्निकल चैप्टर्स। एंड मुझे हमेशा लगता है कि इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बेटर बन सकते हैं। बट कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर उतना ज़्यादा हम लोगों की मेहनत इन ऑर्डर टू स्कोर दैट चैप्टर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यही उठ के आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन। भैया रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो ठीक है, बट रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है। सो रिडेम्पशन वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड रिडीम, भैया ये तो हम लोग को भी पता था। बट रिडीम का मतलब होता है उस लाइबिलिटी को एक्सटिंग्विश करना, उस लाइबिलिटी को खत्म करना। सो बेसिकली अगर आपने बैंक लोन लिया है तो यू हैव acquired a bank loan, you have taken a bank loan, but you are repaying it। तो वैसे ही रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, क्या बोला मैंने, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। दिस इज डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग को याद नहीं है मैं एकदम क्विकली समराइज कर देता हूँ। कंपनी ने डायरेक्टली पैसा उठाया है छोटे छोटे अमाउंट्स में छोटे लोगों से, यानी कि छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स से। तो इसका मतलब लोगों ने 100 रुपया 200 रुपया ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किए टू द कंपनी। तो उन्होंने डिबेंचर्स खरीदे एज अ सर्टिफिकेट, जैसे शेयर होता है वैसे डिबेंचर खरीदा है। तो अब वो लोग को पैसा वापस भी चाहिए, तो वो लोग जिस दिन ड्यू डेट था, लेट अस से 31 मार्च 2026, उस दिन कंपनी के डोर पे खटखटाने गए, बोले हमारा पैसा वापस करो जो तुमने 5 साल पहले लिया था। अब हो सकता है वो प्रीमियम पे रिडीम हो, लॉस पे रिडीम हो, वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रीपेमेंट मांग रहे हैं वो लोग, कंपनी को रीपे करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने डिबेंचर्स लिए थे तो कंपनी का कैश फ्लो बढ़ा था, अब कंपनी रीपे कर रही है तो उनका कैश फ्लो घटेगा, सिंपल। अब डिबेंचर्स के अंदर जब रिडेम्पशन होता है तो रिडेम्पशन दो तरीके से हो सकता है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड आउट ऑफ कैपिटल। भैया दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो समझने के लिए पहले आपको मेरे को एक चीज समझानी पड़ेगी, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं DRR, एंड इसको हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट में DRI। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से यही होता है, DRR एंड DRI का कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंसेस। तो देखिए दिक्कत क्या होती है, और मतलब ये इसकी नीड क्या आती है मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, कंपनीज जब पैसा को रिडीम करती है, डिबेंचर्स को रिडीम करती है, तो क्या होता है, डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ बोरोइंग। अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से सुनी है तो आपको पता होगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी ये चीज डिस्कस किया था। डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ अ बैंक लोन विच इज नॉट टेकन फ्रॉम अ बैंक। मैं अगर एकदम लूज लैंग्वेज में बोलूँ तो इट इज अ फॉर्म ऑफ डेट, इट इज अ फॉर्म ऑफ डेट, इट इज अ फॉर्म ऑफ उधारी जो आपने किसी और से ले रखी है, एक तरीके की उधारी है। एंड नेचुरली सबसे पहले अगर आप लॉजिकली सोचे तो किसका क्लेम सेटल होगा इन केस द कंपनी गोज बैंकरप्ट। अगर कंपनी विजय माल्या बन जाती है, अगर कंपनी भाग जाती है, अगर कंपनी डूब जाती है, देन इन दैट केस सबसे पहले आउटसाइड डेट सेटल होता है। उसके बाद नीचे नीचे धीरे धीरे जैसे जैसे डेट का लेवल कम होता जाता है, लास्ट में शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। तो पहले डेट, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसके बाद कोई शेयर होल्डर्स, ऐसे धीरे धीरे नीचे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर आते हैं। तो दिक्कत क्या हुई, कंपनी क्या करती थी, कंपनी छोटा सा अमाउंट उठाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स में, मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियोस बताता हूँ। एंड कंपनी एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू पैसा उठा लेती है, क्योंकि कंपनी को मतलब था पैसों से। कंपनीज क्या करती थी, कंपनीज भाग जाती थी, या कंपनीज अगर लेट्स से जेन्युइनली इन द ग्राउंड चली गई, तो क्या होता था, पैसा मिलता था खाली डिबेंचर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर जो एक्चुअल में रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों के लिए आए, उनको खाली रिस्क मिला, उनको रिवॉर्ड तो मिला ही नहीं। तो इस केस में तो ये फ्रॉड हो गया, या मैं बोल सकता हूँ इस केस में तो शेयर होल्डर्स का वो हो गया, लॉस हो गया। देन इन दैट केस ये रूल्स बनाए गए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर, आप डिबेंचर्स को रिडीम करो उससे पहले पैसा आप साइड में रख दो। आई रिपीट, क्यों रख दो ये भी आप समझने का कोशिश कीजिए। लेट्स से मैंने डिबेंचर रिडीम करते करते पूरे कंपनी को ही खाली कर दिया, पूरे कंपनी के पैसे उड़ा दिए, डिबेंचर वाले सेफ हो गए, रिडीम हो गए, शेयर होल्डर बचे, आ लो हमारे पास पैसा ही नहीं है, कंपनी खत्म, शेयर होल्डर का सब पैसा चला गया, करेक्ट। तो इसी पर्पज से क्या हुआ, शेयर होल्डर्स के लिए कुछ पैसा अलग रखा जाने लगा। ये पैसा जो मैंने अलग रखना शुरू किया, इसी का नाम पड़ा DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर को रिडीम करने के लिए जो रिजर्व बना उसका नाम पड़ा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है। अब सेकंड केस,
क्या हुआ, कंपनीज डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना तो स्टार्ट की, बट सेकंड प्रॉब्लम क्या आई, कंपनीज के पास जिस दिन डिवेंचर होता था, रिडीम करने की डेट होती थी, लेट्स से 31 मार्च 2026 एज पर आवर एग्जांपल, उस दिन लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता था। क्या बोला मैंने, उस दिन लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता था। जेन्युइन केस भी हो सकता है, मैंने बहुत सारी पेमेंट्स कर दी थी क्रेडिटर्स को, तो मेरे बैंक में अभी पैसे नहीं बचे, या हो सकता है कंपनी जानबूझ के पैसे अपने बैंक में नहीं रखी ताकि डिवेंचर होल्डर्स को लॉस हो। तो उसके लिए सरकार ने एक और नियम बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं DRI, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। मतलब पहले से इन एडवांस आप कुछ पैसा डाल दोगे कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में, मैंने क्या बोला, कुछ अमाउंट ऑफ पैसा आप डाल दोगे कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में, ताकि जिस दिन आपका ड्यू डेट ऑफ रिडेम्पशन आए आपके पास पैसा भी रेडी रहे पेमेंट करने के लिए। तो आपने शेयर होल्डर्स को बचा लिया DRR बनाकर, मतलब एक सेफ्टी नेट भी बना लिया, एंड वो सेफ्टी नेट को पूरा करने के लिए जो पैसे चाहिए वो भी आपने सरकार ने कंपलसरी बना दी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा बैकग्राउंड। ठीक है, अब क्या है, आपकी बुक्स में या सिलेबस में जैसे भी आप बोल लो, आपकी जो थ्योरी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि भैया DRR किसको बनाना है, DRI किसको बनाना है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है। हु इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ DRR और DRI, हु इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ DRR और अ DRI। सुनिए, तो ये कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप समझिए, क्योंकि हो सकता है स्कूल वाला बोलो बोर्ड्स में आपके साथ क्या कंफ्यूजन करे, आपको बोल दे अब बैंकिंग कंपनी, क्या बोला मैंने, मतलब आपको एक क्वेश्चन दे दे बैंकिंग कंपनी का, एंड आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ, आप DRR और DRI की रेट गलत ले लोगे। क्या बोला मैंने, आप DRR और DRI की रेट गलत ले लोगे, क्योंकि बैंकिंग कंपनी में ना DRR लगता है और ना DRI लगता है, और आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें तो इन दैट केस तो आपके मार्क्स कटेंगे, तो कोई सेंस नहीं बनता है इसीलिए। ठीक है, अच्छा, DRR DRI का अगर आपने कॉन्सेप्ट मेरे मुंह से ध्यान से सुने तो आपको पता होगा, DRR होता है ताकि कंपनीज फ्रॉड ना करे एंड वो अपने शेयर होल्डर्स को बचाए, और DRI होता है ताकि उनके पास पैसा रहे। भैया पैसा सबसे पहले किसके पास मिलेगा, बैंक्स के पास एनी डे मिलेगा। तो जितनी भी बैंकिंग कंपनी है, ध्यान से सुनिए, जितनी, अच्छा बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बैंकिंग कंपनी का मतलब बैंक्स होता है, ये टेक्निकल भाषा होती है, बैंक बोल के कुछ नहीं होता है। ठीक है, बैंक भी एक कंपनी होती है जिसके पास बैंकिंग का लाइसेंस होता है। आई रिपीट, बैंक्स आर कंपनीज, ये कंपनीज है, ये नॉर्मल कंपनीज, ये बैंक्स। तो बैंक्स आर कंपनीज विच हैव अ सेपरेट बैंकिंग लाइसेंस। तो बैंकिंग लाइसेंस होने की वजह से मैंने बैंक बोलते हैं, तो बैंकिंग कंपनीज बन जाती है। जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। सो बैंकिंग कंपनीज के पास हमेशा पैसा रहेगा, उनको DRI बनाने की जरूरत नहीं है, उनके शेयर होल्डर्स भी सेफ रहेंगे क्योंकि उनके पास हमेशा पैसा रहता है, DRR की भी जरूरत नहीं है। सेकेंड, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर रेगुलेटेड बाय RBI, क्या बोला, विच आर रेगुलेटेड बाय RBI। हमेशा याद रखिए, जिसकी RBI जिसके ऊपर नजर रखता है उसके ऊपर कभी, बहुत रेयर चांसेस है कि कभी घोटाला हो पाए, तो उनको भी DRR और DRI से मुक्ति मिल रखी है। अच्छा, एक और टेक्निकल टर्म सीख लीजिए, हमेशा मुक्ति नहीं बोल सकते आप, इसको बोलते हैं एग्जेम्पशन। इसको क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन या एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब है एक पर्टिकुलर रूल जो आपके ऊपर लागू नहीं होता है। एग्जेम्प्टेड वर्ड का मतलब होता है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है वो पर्टिकुलर रूल आप पे लागू नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके ऊपर भी लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गया। भैया आपने ये लिखा ही क्यों फिर, क्योंकि देखिए ये आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, एंड हो सकता है इसके ऊपर आपको थ्योरी MCQ पूछ ले, इसीलिए। तो मैंने क्या बोला, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर रेगुलेटेड बाय RBI, बैंकिंग कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ना इनको DRR बनाना है ना इनको DRI बनाना है। ठीक है, प्लीज भूलिएगा मत, DRR इज रिजर्व, DRI इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। तो लिस्टेड कंपनीज में DRR बनाने की जरूरत नहीं है। हावेवर लिस्टेड कंपनी में DRI बनाने की जरूरत है 15% से। कितना, देखिए रेट आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए रेट सेम है, अगर आप चार्ट देख लोगे DRI का रेट 15 ही रहेगा, अब कहां रहेगा वो याद रखना है बस। ठीक है, तो DRI का रेट है 15%, एंड क्या बोला मैंने, लिस्टेड कंपनी, मतलब सिर्फ लिस्टेड कंपनी को ही DRI बनाने की जरूरत है। आई रिपीट, सिर्फ लिस्टेड कंपनी को ही DRI बनाने की जरूरत है। करेक्ट, डन। अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो, अच्छा, अनलिस्टेड में फिर इन्होंने 3 कैटेगरी और बना दी। पहली कैटेगरी, NBFCs विच आर रजिस्टर्ड विद RBI। क्या बोला, NBFC का मतलब क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या बोला, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कंपनी फाइनेंसेस में इंक्लूडेड है बट वो नॉन बैंकिंग है। बेस्ट एग्जांपल बजाज फाइनेंस, मतलब ऐसे टाइप के इंस्टीट्यूशंस, बजाज फाइनेंस, बजाज इंश्योरेंस, वैसे टाइप के। ना उनको DRR की जरूरत है ना DRI, क्योंकि मैं आपको नाम से ही बता रहा हूँ फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा, HFC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वापस फाइनेंस है, सिंपल सी बात है, ना DRR की जरूरत है ना DRI। तो HFC इज रजिस्टर्ड विद NHB का मतलब होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। ये खाली बस बोला गया कि इनकी पेरेंट इंस्टीट्यूशन कौन है जो इनको रेगुलेट करती है। ठीक है,
एंड अदर कंपनीज। अच्छा, आपके बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे अदर कंपनीज के ही हैं, क्योंकि उनको तो डीआरआर डीआरआई आपको सिखाना है अच्छे से, और एग्जाम में भी 2-3 बार अदर कंपनीज ही आया है, जब भी आया है तो अदर कंपनीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10% का डीआरआर बना लो, 15% का डीआरआई बना लो। क्या बोला मैंने? 10% का डीआरआर बना लो, 15% का डीआरआई बना लो। भैया ये तो बहुत ईजी है। सुनिए, मैंने अभी तक खाली आपको इंट्रोडक्शन दिया है डीआरआर एंड डीआरआई का, इसके ऊपर क्या चर्चा होती है, इसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट होगा, वो अभी हम लोग समझेंगे। ओके, सो क्या बोला मैंने? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बैंकिंग कंपनीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, अनलिस्टेड एचएफसी रजिस्टर्ड विद एनएचबी, इनको ना डीआरआर बनाने की जरूरत है ना डीआरआई। लिस्टेड कंपनीज को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, डीआरआई 15% पे, बट अगर अनलिस्टेड भी है और अदर कंपनी, क्या बोला मैंने? अनलिस्टेड भी है और अदर कंपनी है, तब उसको 10% का डीआरआर बनाना पड़ेगा एंड 15% का डीआरआई बनाना पड़ेगा। प्लीज इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, थ्रू आउट दिस वीडियो आपको हेल्प होगी अंडरस्टैंडिंग में। अब आगे चलते हैं ये समझने के लिए कि भैया डीआरआर एंड डीआरआई बनता किस चीज पे। अभी तक हमने क्या सीखा? हु इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर डीआरआई, मतलब किसको डीआरआर बनाने की जरूरत है। बट अब ये समझते हैं कि डीआरआर किस पे बनाने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अब उससे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखिए, अब लेट अस से आप डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं। लेट अस से 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 को आपने डिवेंचर्स को इशू किया। क्या बोला मैंने? इशू किया, मतलब इस दिन आपने इशू किया एंड आप 2 साल के अंदर उनको रिडीम कर लेंगे। 2 साल के अंदर आप उनको रिडीम कर लेंगे, मतलब द डेट ऑफ रिडेम्पशन इज गोइंग टू बी 31 मार्च 2027, मतलब बीच में साल कितने हो गए? 2 ईयर्स, ठीक है। सो देर इज गोइंग टू बी अ 2 ईयर का टाइम गैप। ओके, चलिए डन, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सो देर इज गोइंग टू बी अ 2 ईयर्स का टाइम गैप। अब इसमें क्या हो सकता है केस, 2 साल बाद आप सारे डिवेंचर्स रिडीम कर लें। सारे डिवेंचर्स मतलब लेट अस से मैंने रिडीम किए, इशू किए 500 डिवेंचर्स, और मैं यहाँ पे रिडीम कर रहा हूँ 500 डिवेंचर्स। देन इन दैट केस मैं सारे डिवेंचर्स एक साथ रिडीम कर रहा हूँ। आई पार्डन माई लैंग्वेज, मैं बोल रहा हूँ मैं सारे डिवेंचर्स को एक साथ रिडीम कर रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं लंप सम। मैंने क्या बोला? लंप सम। लंप सम का वर्ड का मतलब होता है मैं एक साथ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे डिवेंचर्स को लंप सम में रिडीम कर लिया, इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम नहीं किया। मैं क्या बोला? मैंने सारे डिवेंचर्स को लंप सम में रिडीम किया। देन इन दैट केस द केस इज सिंपल। ये सिंपल केस है। अब आते हैं डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, लेट अस से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस में, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेटेड केस ये बोलता है कि भैया ये सेम एग्जांपल आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट पेस्ट इट। देखिए, तो मैं बोलता हूं कि क्या हुआ, जो बीच में एक तारीख आई थी एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 31 मार्च 2026, इस दिन मैं बोला कि भैया मैं इस दिन भी कुछ डिवेंचर्स को रिडीम कर दूंगा। कितने डिवेंचर्स को रिडीम करूंगा? लेट अस से मैंने बोला कि मैं 200 डिवेंचर्स को पहले रिडीम कर लूंगा एंड बचे हुए 300 डिवेंचर्स को 2 साल बाद रिडीम करूंगा, ठीक है। सब क्या हुआ, 1 साल के गैप के अंदर मैंने इतने 200 डिवेंचर्स को रिडीम कर लिया था 1 ईयर के गैप में, एंड 2 साल होते होते मैंने फिर वापस से 300 डिवेंचर्स रिडीम किए, तो टोटल 500 के 500 मैंने रिडीम कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडेम्पशन 2 बार हुआ, करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा बार हुआ, मैं बोल सकता हूँ सारे एक साथ रिडीम नहीं हुए। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। इसको रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट्स भी बोलते हैं, रिडेम्पशन बाय लॉट भी बोलते हैं। लॉट का मतलब क्या हुआ, अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी पता हो, सपोज आप हाउसी खेल रहे हैं तो बाय लॉट मतलब एक एक लॉट करके हम लोग नंबर्स निकाल रहे हैं, तो लॉट का मतलब 1 by 1, 1 by 1। तो हमने क्या किया, 500 को एक साथ नहीं किया ना, पहले 200 को पिकअप किया, फिर 300 को पिकअप किया, वैसा टाइप का, ठीक है। जस्ट टर्मिनोलॉजी है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठ के आता है, वेरी इंटरेस्टिंग। इस एग्जांपल में पहले समझते हैं, फिर सेकंड एग्जांपल में चलते हैं। मैंने क्या बोला, डीआरआर किस पे क्रिएट होता है? 10%। अच्छा भैया, डीआरआर सब पे क्रिएट होता है, प्लीज ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया दैट हु इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। तो अब मैं जब भी डीआरआर की बात कर रहा हूं, इट इज इम्प्लाइड कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो डीआरआर बनाने के लिए लायबल है। भैया लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, तो अगर क्वेश्चन लिस्टेड कंपनी का होगा तो 10% डीआरआर लगेगा कि 15%? अरे गधा, डीआरआर लगेगा ही नहीं, सिंपल, ठीक। 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स, या फिर चलिए मैं भाषा को और सिंपल कर देता हूं, 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। मतलब देखिए, लेट अस से
1 अप्रैल 31 मार्च को 500 डिवेंचर्स रिडीम होगा, ठीक है। एक बार अज्यूम कीजिए एक डिवेंचर है कितने रुपए का, ले एक डिवेंचर ले लेते हैं 100 रुपए का, ठीक है। यूजुअली जैसे हम लोग बोलते हैं एक शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू का, तो एक डिवेंचर की फेस वैल्यू यूजुअली 100 रुपए क्वेश्चन अज्यूम करते हैं। तो चलो मैं भी अज्यूम कर लेता हूँ 100 रुपए, करेक्ट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो रिडेम्पशन है वो 50,000 रुपीज़ का है। मैंने क्या किया, 500 इंटू 100, 500 मेरे नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, 100 रुपीज़ मेरा फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स है, मतलब मेरा टोटल रिडेम्पशन इज गोइंग टू बी ऑफ 50,000 रुपीज़। आई रिपीट 50,000 रुपीज़। अब मेरा कहने का ये मतलब है, ये जो 50,000 रुपीज़ है इसका 10% मेरा डीआरआर बनेगा, करेक्ट। इसका 10% मेरा डीआरआर बनेगा, तो इसका 10% मैं क्रिएट कर लेता हूं विच इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। आई रिपीट, इसका डिवेंचर डीआरआर इज इक्वल टू बी 5,000 रुपीज। भैया ये डीआरआर कब क्रिएट होगा, रुक जाइए एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं। पहले हमने बोला हु, अब हम लोग कर रहे हैं व्हाट, ठीक है। तो व्हेन के ऊपर बाद में आएंगे। तो मैंने बोला 5,000 रुपीज का मेरा डीआरआर क्रिएट होगा, करेक्ट, ठीक है। अब आइए सेकंड एग्जांपल पे, जो मैंने आपको बाय लॉट्स बताया। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो 31 मार्च 2026 को जो डिवेंचर रिडेम्पशन होगा वो 200 डिवेंचर्स का होगा। सो ऑन दिस डेट इट इज गोइंग टू बी 200 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। आई रिपीट 20,000 रुपीज। And on the second date, it is going to be 300 number of debentures into rupees 100, which is equal to rupees 30,000. I repeat, is going to be rupees 30,000. ठीक है, is equal to 200 into 100, 300 into 100, 20,000 rupees and 30,000 rupees. Very simple. ठीक है। अब क्या होगा, इसका 10%, इसका 10%, क्योंकि DRR कितना बनता है 10% का, तो इसका 10% होगा 2,000 रुपीज एंड इसका डीआरआर होगा 3,000 रुपीज, करेक्ट, करेक्ट। तो अब आप बोलेंगे भैया सिंपल है, नहीं, यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, यहीं पे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है। मैंने आपको क्या बोला, डीआरआर इज क्रिएटेड ऑन द टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स, ऑन द टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। मेरे को एक बात बताइए, यहां तक आप सब कुछ सही कैलकुलेट किए 20,000 एंड 30,000, बट मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स तो एट एनी गिवन डेट 500 ही रहेगा, 500 ही रहेगा। तो मेरा आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 5,000 रुपीज। 5,000 कैसे आया, 50,000 रुपीज का 10%। क्या बोला मैंने, 50,000 रुपीज का 10%, करेक्ट। जस्ट कंफ्यूज किया ताकि आपको हमेशा याद रहे, डीआरआर इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्रिएटेड 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स, करेक्ट। भैया इस दिन 31 मार्च 2026, उस दिन तो मेरे 200 डिवेंचर्स कम हो गए। उसके बाद क्या होगा, रुक जाइए, उस पर भी मत आइए, मैंने जितना आपको बोला उतना पहले समझिए, फिर मैं आगे आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, डीआरआई होता है। डीआरआई मुझे क्या बताता है, डीआरआई मेरे को ये बोलता है 15%, अच्छा डीआरआई भी सेम जिसके ऊपर लागू होता है उसका, ऑफ द डिवेंचर्स मच्योरिंग इन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च। यार ये टेक्निकल लैंग्वेज तो कभी समझ ही नहीं आती। सुनो, मैं बोलता हूँ, जैसे 1 अप्रैल 2025 है, ठीक है, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होगा वो कब होगा, 31 मार्च 2026। मैं डिवेंचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग कब होगी, 31 मार्च 2026। भैया उस दिन मेरे कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स रिडीम होंगे या मच्योर होंगे, भैया उस दिन मेरा एक भी डिवेंचर मच्योर नहीं होगा, एक भी डिवेंचर रिडीम नहीं होगा, तो डीआरआई की रिक्वायरमेंट भी जरूरत नहीं है। क्या बोला, डीआरआई की रिक्वायरमेंट भी जरूरत नहीं। देखिए डीआरआर में ऐसा कोई रूल नहीं है, डीआरआर में आज से 20 साल बाद भी अगर आपके डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं आपका डीआरआर बनेगा। कब बनेगा वो बाद में बात करेंगे, बट वो बनेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो डीआरआई होता है इसमें हम लोग चेक करते हैं कि आने वाला 31 मार्च, क्या बोला मैंने, आने वाला 31 मार्च, 20 साल बाद वाला 31 मार्च नहीं, आने वाला 31 मार्च, क्या इसमें कोई डिवेंचर रिडीम होगा। इफ यस देन उसका 15% मैं बनाता हूं। क्या बोला, सिर्फ उसका 15%। तो यहां पे द आंसर इज गोइंग टू बी 0 विद रिगार्ड्स टू डीआरआई। और एक बार नीचे वाला एग्जांपल देख लो, आ जाओ। नीचे वाले एग्जांपल में जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे 20,000 रुपए के डिवेंचर्स रिडीम होंगे, 200 डिवेंचर्स इंटू ₹100, तो मैं इसका 15% कर दूंगा, तो द आंसर विल कम आउट टू बी 3,000 रुपीज। तो मेरा फर्स्ट ईयर के एंड में 3,000 रुपीज का डीआरआई होना चाहिए, एंड यहाँ पे भी 15%, सो मेरा 4,500 यानी 4,500 रुपीज का डीआरआई एट द एंड ऑफ द ईयर होना चाहिए था, एंड द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। वेन पे मैं नहीं जा रहा। अगेन आई रिपीट, अगर मैं कंफ्यूज कर दिया आप लोग को, वापस सुनिए। डीआरआर में फर्क नहीं पड़ता है, वो टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स में बनता है। डीआरआई में फर्क पड़ता है जितने डिवेंचर्स मेरे रिडीम हो रहे हैं ऑन 31 मार्च
अपकमिंग 31 मार्च, बात का बाद में जाए, जो सबसे पहले आने वाला 31 मार्च है, उस दिन कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स रिडीम होंगे मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, मतलब उतना वैल्यू का मेरा डिबेंचर्स रिडीम होगा, उसका 15% मेरे को निकाल के देना है। ठीक है, तो उसी को मैंने ऊपर नोट्स में समराइज कर रखा है। अब आपको ये 2 लाइन समझ आ जानी चाहिए। 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, 15% ऑफ द डिबेंचर्स मच्योरिंग इन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च। ठीक है, अच्छा, ये लाइन आई थिंक मैंने आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में भी बताई थी, मैं फिर बता देता हूँ। ऑल कैपिटल लॉसेस आर टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे ऑकर इन द ऑर्डर एसएससी। एसएससी का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग को याद नहीं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये कब अराइज होता है, जब आप कोई भी सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर उसको आप प्रीमियम पे इशू करते हो, पब्लिक को या सेकेंडरी शेयर होल्डर को। नेक्स्ट आता है एसओपीएल। एसओपीएल का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का फैंसी नाम। एंड नेक्स्ट लास्ट में आता है आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बहुत ही कम केसेस में टच किया जा सकता है, एंड दिस इज वन ऑफ द बहुत ही रेयर केसेस, तो वन ऑफ द रेयर केसेस है जहाँ कैपिटल रिजर्व को आप यूज कर सकते हैं। बट आपको इसी ऑर्डर में एसएससी को लागू करना पड़ेगा, दैट इज एसपीआर, एसओपीएल एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आप इसको लागू कर सकते हैं। डन। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, रिडेम्पशन शेड्यूल एनुअली और अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो भैया ये क्या होता है, देखो ये ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना मैटर नहीं करता है कि आप एनुअली करो या अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करो, या एक और केस हो सकता है आप लंप सम में करो। ठीक है, ये तीन ही केसेस पॉसिबल है। लंप सम मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अभी जो मैंने आपको नीचे एग्जांपल दिया जहां पहले साल में 200 डिवेंचर्स रिडीम हो रहे थे एंड नेक्स्ट ईयर में 300 डिवेंचर्स रिडीम हो रहे थे, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स। वहीं पे इफ आई गिव यू एन एग्जांपल 250 250 250 ऐसे इक्वल अमाउंट एवरी ईयर होगा, तो वो हो जाएगा एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो ये खाली वर्डिंग लॉजी है, ये तो सिंपल इंग्लिश वाली बात हो गई। तो रिडेम्पशन शेड्यूल तीन तरीके का हो सकता है। वंस अगेन, इट कैन बी लंप सम, इट कैन बी एनुअल, इट कैन बी अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स एज वेल। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठ के आता है दैट इज व्हेन, जो मैं आपको इतनी देर से सस्पेंस में रख रहा हूं। व्हेन का मतलब होता है व्हेन डू यू नीड टू क्रिएट द डीआरआर, व्हेन डू यू नीड टू क्रिएट द डीआरआई। अब इसका आंसर भी वापस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए, डीआरआर की कोई डेट इज नॉट स्पेसिफाइड, ना लॉ में, ना कंपनी रूल्स में, ना कंपनीज एक्ट में, और ना ही आप लोग की बुक्स में। एज अ जनरल रूल ये लॉजिक लगाया जाता है 31 मार्च को आप बना के रेडी रख लो। भैया 31 मार्च कौन सा, पहले वाला कि बाद वाला? ऑफ कोर्स पहले वाला। तो मतलब अगर आपका रिडेम्पशन हो रहा है 31 मार्च 2027 को, तो आप 31 मार्च 2026 को ही बना के रेडी रख लो अपना डीआरआर। करेक्ट? ठीक है, ये तो इजी था, चलो डन। अच्छा भैया, डीआरआर किससे बनेगा? कॉमन सेंस है, अगर मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, इट विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही रेयर केस होगा कि किसी रिजर्व से क्रिएट हो। आप हमेशा जर्नल एंट्री अगर आपसे मांगी जाए, हमेशा आप उसे एसओपीएल के थ्रू ही रूट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उठ के आता है, भैया डीआरआई कब क्रिएट करें? ठीक है, डीआरआई कब क्रिएट करें? सेम एग्जांपल लीजिए, 31 मार्च 2027 को आपके डिबेंचर्स रिडीम होंगे। तो डीआरआई क्या है? क्या डीआरआई क्या कोई आपका मैनुअल एडजस्टमेंट है? नहीं। क्या डीआरआई आपके बुक्स में एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो इन दैट केस डीआरआई होता क्या है? डीआरआई तो एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो भैया इन्वेस्टमेंट तो आप करते हो, तो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो इन्वेस्टमेंट करने की कोई डेट या कट ऑफ होती है? यस, कट ऑफ होती है। अदरवाइज कैसे इंश्योर किया जाएगा कि कंपनी का पैसा सेफली रहेगा ऑन 31 मार्च 2027? सो द आंसर इज 30th अप्रैल ऑफ द ईयर, दैट इज द 30th अप्रैल ऑफ द ईयर। मतलब जो भी साल है, मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसका 30th अप्रैल। मतलब अगर आपका डिवेंचर 31 मार्च 2028 को थोड़ा वो होगा, रिडीम होगा, तो उसके हिसाब से उस फाइनेंशियल ईयर का 30th अप्रैल, तो क्या होगा, एक साल माइनस कर दो ना सिंपल भाषा में, तो 30th अप्रैल 2026। अगर मैं बोलता हूँ 31 मार्च 2029, तो आप बोल देंगे 30th अप्रैल 2028 तक हो जाना चाहिए। उस दिन के बाद नॉट अलाउड, उस दिन के पहले एनी डे ऑफ कोर्स यू कैन डू। ठीक है, अब भैया इसको लेके भी एक थ्योरी है, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, बट चलिए जब मैं थ्योरी को अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं आपको ये वाली चीज़ भी बता ही देता हूँ कि आप किन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ डीआरआई। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आप क्या कर सकते हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? आप डिपॉजिट कर सकते हैं विद एनी शेड्यूल्ड बैंक। क्या बोला मैंने? आप डिपॉजिट कर सकते हैं विद एनी शेड्यूल्ड बैंक
ये शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है? शेड्यूल्ड बैंक इज अ वेरी सिंपल टर्म। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है एनी बैंक विच इज रजिस्टर्ड एचडीएफसी एनएफसी, उतना आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं ऑफ लॉ। सेकंड केस आपका होता है अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। मैं लिख नहीं रहा हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। द आंसर इज अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज फ्री ऑफ एनी लियन ऑन चार्ज विच इज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इनकी कोई सिक्योरिटीज, बेसिकली ट्रेजरी रिसीट होती है, टी बिल्स होते हैं उनके अंदर। अगेन मैं बोल रहा हूँ अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर फ्री फ्रॉम एनी लियन स्लैश चार्ज। एंड लास्ट लाइन आपका यही होता है अनइनकम्बर्ड बॉन्ड्स विच आर लिस्टेड इन सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ठीक है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। मैं ये वर्ड्स आपके दिमाग में क्यों डाल रहा हूँ? लेट्स से आप रिवाइज कर रहे हैं एंड आपको कोई एमसीक्यू ऐसा दिख जाए तो आपको एकदम ब्लैंक ना लगे कि अरे अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते मैं लॉ का पेपर कब से देने लगा। तो सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट 1882 क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है मैं बता देता हूँ। उसके अंदर दो चीज लिखी रहती है। एक, कौन सी टाइप की कंपनीज ऐसी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है जो एकदम सेफ मानी जाती है, एंड कौन सी खुद ऐसी सिक्योरिटीज होती है जो बहुत सेफ होती है। आप पहला लाइन देख लीजिए, डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड बैंक। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट बैंकिंग भाषा में। तो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा सेफ तो कुछ होता नहीं है, तो नेचुरली इसी को डीआरआई की तरह दिया जाता है। आई रिपीट वंस अगेन, डीआरआर का कोई डेट, मतलब आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में 31 मार्च एक साल पहले का, एंड जो डीआरआई होता है इन्वेस्टमेंट का वो आप करेंगे 30 अप्रैल ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो जितना रिडीम होने वाला है उसका 15% 30 अप्रैल 2026 में। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या क्या आंसर किया, आई रिपीट वंस अगेन। एक होता है व्हाट, मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट होती क्या है, कितनी परसेंट बनती है वो मैंने बता दी, किसको बनाने की जरूरत होती है, ठीक है, कब बनाने की जरूरत होती है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, ऑल कैपिटल लॉसेस आर टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे ऑकर, एंड द रिडेम्पशन शेड्यूल कैन बी सिंपल, इट कैन बी लमसम, इट कैन बी अनइक्वल, इट कैन बी इक्वल एंड एनुअल। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि अगेन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। भैया नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक इज, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, लेट अस से मैं आपको एक टाइमलाइन बना के देता हूँ। 1 अप्रैल 2025, इस दिन क्या किया मैंने, किया इशू, करेक्ट, मैंने इस दिन इशू किए 800 डिवेंचर्स, करेक्ट। अब मैंने क्या बोला कि मैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करूंगा, 3 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, कौन कौन सी होगी? 31 मार्च 2026, इस दिन भी कुछ रिडीम होगा, 31 मार्च 2027 एंड 31 मार्च 2028, करेक्ट। अब मैंने बोला मैं अनइक्वल लेता हूं क्योंकि उससे थोड़ा बेटर आप लोग को समझ आएगा। लेट्स से मैं इस दिन रिडीम करूंगा 200 डिवेंचर्स को, इस दिन मैं रिडीम करूंगा 500 डिवेंचर्स को, एंड इस दिन मैं रिडीम करूंगा, यानी कि लास्ट डेट को मैं रिडीम करूंगा 100 डिवेंचर्स को। ठीक है, अब मुझे आप लोग को क्या बताना है? मुझे आप लोग को बताना है कि डीआरआर और डीआरआई की कैलकुलेशंस रियल लाइफ में कैसे होते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, जो डीआरआर है वो किस दिन बनता है? एक साल पहले 31 मार्च को। तो जब मैंने इशू ही 1 अप्रैल को किया है तो नेचुरली 1 अप्रैल को तो मेरा डीआरआर नहीं बन सकता है, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ उसी दिन मैंने अपना डीआरआर बना लिया। तो डीआरआर कितना पे क्रिएट होगा, ये मत देखिएगा किस शेड्यूल किस तरीके से रिडेम्पशन हो रहा है, आप सिंपल ये बुद्धि लगाइएगा, टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स कितने हैं? 800 डिवेंचर्स है। अच्छा एक बार अज्यूम कीजिए एक डिवेंचर 100 रुपीज का है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 800 डिवेंचर्स इंटू ₹100। देखिए इसमें एकदम स्किप मत कीजिएगा प्लीज, मुझे फॉरवर्ड मत कीजिएगा प्लीज, इसमें स्पीड मत बढ़ाइएगा, ये थोड़ा बोरिंग है, ये 10 मिनट लेगा, बट यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनिए, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा टोटल डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना बन जाएगा? 80,000 इंटू 10%, 10% मत भूलिएगा प्लीज, इंटू 10%। तो इंटू 10% के हिसाब से मेरा जो डीआरआर है वो बनेगा 8,000 रुपीज का। कितना का बनेगा? 8,000 रुपीज का। ठीक है, ये किस दिन बनेगा? फर्स्ट डेट का बात हो रहा है। अच्छा एक चीज आप मत भूलिएगा, डीआरआर की एंट्री क्या होती है मैं आपको बताया हूं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, क्या पता आप लोग भूल जाए। एसओपीएल डेबिट, एसओपीएल में कोई अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, तो एसओपीएल डेबिट 8,000 रुपीज टू डीआरआर, बिकॉज डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, आखिर में तो ये रिजर्व ही है। तो रिजर्व कहाँ पे होता है? क्रेडिट साइड में, करेक्ट। और ये कहाँ डिस्क्लोज होता है? इट इज डिस्क्लोज इन द शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है उसके अंदर डिस्क्लोज होता है। ठीक है, सिंपल। चलो एंट्री भी मैंने बता दी। लेकिन अब इंटरेस्टिंग क्या होता है, जब एक चीज और याद रखिएगा, जब भी मैं डीआरआर को रिवर्स करता हूँ उसमें क्या एंट्री होती है? उसमें एंट्री होती है डीआरआर डेबिट, डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू जीआर।
GR का मतलब क्या होता है, जनरल रिजर्व। ठीक है, मैं रुकिए पूरा ही लिख देता हूँ, जनरल रिजर्व। भैया ये कहाँ से पॉइंट आ गया, मैं आपको बताता हूँ, बट एक बार एंट्री आप पढ़ लीजिए, DRR टू जनरल रिजर्व। ठीक है, अब देखिए, अब लेट अस से मैं आ गया इस डेट पे 31 मार्च 2026 में। तो मुझे एक बात बताइए, 31 मार्च 2026 को 200 डिवेंचर्स मेरे रिडीम हो गए। मैं अभी DRI पे नहीं हूँ, मैं अभी खाली DRR के कैलकुलेशंस पे हूँ। तो अब मुझे बताइए, अब और कितने आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स बचे, 800 माइनस 200, 600। तो मतलब अब मेरा DRR कितना होना चाहिए, टेक्निकली इट शुड बी 600 डिवेंचर्स इंटू ₹100 इंटू 10%, विच इज इक्वल टू 6000 रुपीज। मतलब जो अब मेरा DRR है वो 6000 रुपया होने से एनफ है। बट आप मुझे बताइए प्रैक्टिकली मेरा DRR अभी कितना रुपए का है, 8000। तो मतलब मेरा इतना रिजर्व है, मुझे इतना चाहिए। ये हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा है, मेरा प्रोविजन इतना है, मुझे इतना करना है, तो एक्सेस प्रोविजन हटा दो। उसी तरीके से मेरा DRR इतना है, मेरे को चाहिए इतना, मतलब मेरा एक्सेस रिजर्व क्रिएटेड है। तो जो एक्सेस रिजर्व है उसको क्यों मैं लॉक करके रखूं, क्यों मैं परेशान करके रखूं, तो मैं उसको रिवर्स कर सकता हूँ। तो अब मैं 2000 रुपये की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो 2000 से मेरा डिवेंचर कम होगा, रिजर्व कम होगा। तो 2000 से मेरा अगर रिजर्व कम होगा तो DRR अकाउंट डेबिट, तो उसी की देखिए मैंने आपको एंट्री पास की है, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 2000 रुपया, 2000 रुपया। अब भैया आपने जनरल रिजर्व क्यों किया, आपने क्रिएट तो SOPL से किया, भैया ये कंपलसरी है, ये लॉक है, ये लॉक है। ठीक है, ताला लगाया जाए, ये लॉक है, मेरा जनरल रिजर्व के अंदर ही रिवर्स होगा। प्लीज इसमें आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यूइंग दिस एग्जांपल, नेक्स्ट केस में क्या होगा, देखिए मेरे 500 डिवेंचर्स और रिडीम हो गए, मेरे 500 डिवेंचर्स और रिडीम हो गए। देन इन दैट केस मेरे कितने डिवेंचर्स बचे, खाली 100। तो मैं बोलूंगा 100 डिवेंचर्स इंटू ₹100 इंटू 10%। मतलब अब मेरे कितने डिवेंचर्स बचे, अब मेरा खाली 1000 रुपये का DRR का जरूरत है, जबकि मेरा DRR कितना है, 6000 रुपये का। तो मैं कितना का रिवर्सल करूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे 2000 रुपये का रिवर्सल हुआ, और यहाँ पे 6 माइनस 1 विच इज 5000 रुपये का रिवर्सल हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे जो रिवर्सल हुआ उसके बाद एक एंट्री और पास होगी, अब तो जीरो नील बटा सन्नाटा, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो एक एंट्री और पास कर दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, जो बचा हुआ 1000 रुपये वो भी रिवर्सल होगा। क्योंकि अगर सारे डिवेंचर्स रिडीम हो गए तो DRR का क्या, 1000 डालोगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अब आते हैं DRI पे। ये मैंने आपको पूरा बताया DRR की कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, अच्छा एक नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है, बट अगर आपको नहीं समझ आया फिर भी आप सोचिए, DRR कभी बढ़ेगा नहीं, DRR एक बार बनेगा फिर वो हमेशा घटते ही रहेगा। DRR एक बार बनेगा फिर वो हमेशा घटते ही रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसे नॉर्मल केसेस में। अब आप नए डिवेंचर्स इशू करते जा रहे हो हर साल तो एक अलग बात हो गई, बट इन जनरल केसेस डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमेशा घटता रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं DRI के कैलकुलेशंस पे, एक बार इसको मिटा देते हैं। आई होप आप लोग, अगर कुछ लोग इसको वीडियो की तरह ना देख के कुछ नोट डाउन कर रहे होंगे तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं अब DRI की कैलकुलेशंस पे आता हूँ। ठीक है, चलिए अब बताइए जो DRI की कैलकुलेशंस है वो किस तरीके से फ्लो करती है। ठीक है, भैया इसकी भी जनरल एंट्री होती है क्या, ऑफ कोर्स होती है। आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी जनरल एंट्री नहीं होगी, 101% होगी। चलिए वो जनरल एंट्री पहले देख लेते हैं। DRI इज एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, सो DRI अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट है ना, तो DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा जाएगा, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, चाहे FD कराओ चाहे कुछ भी कराओ। और जब आप इसको बेच दोगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। सिंपल, आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी तो सेम एंट्री। ठीक है, करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। भैया क्यों बेचेंगे उसको, वो मैं बता देता हूँ क्यों बेचेंगे। ठीक है, अब लेट अस से अब लेट अस से मैं यहाँ पे DRI की कैलकुलेशन पे आता हूँ। ठीक है, अब बताइए मेरा जो फर्स्ट रिडेम्पशन है वो 31 मार्च 2026 में, यानी कि मैं बोलूँगा फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026। तो उस फाइनेंशियल ईयर में जो 30th अप्रैल होगा, यानी कि 30th अप्रैल 2025, तब तक मेरा DRI बन जाना चाहिए। तो आप वर्स्ट केस में हमेशा जनरल एंट्री 30th अप्रैल की ही पास करना। कितने का बनेगा भैया, इसमें 800 नहीं, इसमें उस साल जितना रिडेम्पशन होगा वो मैटर करता है। तो मैं बोलूँगा 200 डिवेंचर्स, कितना बोलूंगा, 200 डिवेंचर्स इंटू ₹100 इंटू 15%, क्योंकि DRI का रेट हमेशा 15% होता है। सो द आंसर इज 3000 रुपीज। सो जो भी एंट्री पास होगी वो 3000 की होगी। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या होगा, देखिए जैसे ही यहाँ पे रिडेम्पशन हुआ अब वापस घड़ी चालू हो गई। देखिए 31 मार्च 2027 को 500 डिवेंचर्स रिडीम होंगे। तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया 2026 2027। तो यहाँ पे 30th अप्रैल 2026 आ रहा है, 30th अप्रैल 2026।
तो उस दिन कितना DRI लगेगा, उस दिन DRI लगेगा 500 डिवेंचर्स। भैया ये 500 कहाँ से आया, मैं दिखा देता हूँ। ये 500 यहाँ से आया, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ऐसे डाउट नहीं आना चाहिए बट कोई बात नहीं, आ ही सकता है, चलो ठीक है। तो ये हो गया 500 डिवेंचर्स के हिसाब से ₹100 इंटू 15%, तो उस दिन मेरा 7,500 रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए था, करेक्ट। एंड इस केस में मैं एक बार सारे कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूँ आपको। इस केस में 100 डिवेंचर्स है, थोड़ा आलस आ रहा है तो मैं बोलता हूँ 100 डिवेंचर्स पहले ही मैंने हाईलाइट कर दिया, इंटू ₹100 इंटू 15%। तो मैं बोलूँगा इस दिन मेरा 1,500 रुपीज़ का मेरा जो DRI है वो बन के रेडी हो जाना चाहिए। अब देखिए क्या बोलूँगा मैं, इस दिन तो मैंने नया इन्वेस्टमेंट किया तो वो तो ठीक है। इस दिन मुझे इन्वेस्टमेंट कितने का चाहिए, 7,500, करेक्ट। मेरे पास ऑलरेडी 3,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैं वापस से पूरा इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए, मतलब मैं बोलूँगा 4,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मैं कर दूंगा, बस उतनी ही मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करूंगा जितनी मुझे चाहिए इन ऑर्डर टू रीच 7,500। सिमिलरली आप देखिए, मेरे को चाहिए 1,500 लेकिन मेरे पास पड़ी है 7,500, तो मैं क्यों रखूँ ज़बरदस्ती। तो मैं क्या करूँगा, 6,000 रुपीज़ रियलाइजेशन, मतलब दो वर्ड्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट रियलाइज। सोल्ड और रियलाइज एक ही वर्ड होते हैं, दे आर जस्ट सिनोनिमस, ठीक है। तो 6,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट सोल्ड और रियलाइज। अब जैसे ही ये वाला इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वापस कंजूसी मत कीजिएगा, यहाँ पे वापस 1,500 रुपीज़ सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है। अब तो ज़रूरत ही नहीं है ना, डिबेंचर सारे खत्म हो गए तो। अच्छा, एक बहुत रेयर क्वेश्चन है, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा, आपको बोल देगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट बिकी वो प्रॉफिट में बिकी या लॉस में बिकी। तो ये आपका क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट है। बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितना से, जितना में आपका इन्वेस्टमेंट बिका। तो मैं बोलूँगा सेल प्रोसीड्स, मतलब सेल प्रोसीड, सेल वैल्यू जो आपको सेल पे मिला, DRI जो आपकी कॉस्ट रही होगी, ठीक है, ये जो आपकी कॉस्ट रही होगी। अगर आपका कुछ बेनिफिट है तो वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा टू SOPL, ये हो जाएगा गेन, ठीक है। और अगर आपका लॉस हुआ होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा SOPL डेबिट लॉस, ठीक है। दो ही केस पॉसिबल है, या तो गेन होगा या लॉस होगा, इन दैट केस आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत रेयरिटी केस में ऐसा आता है बट ये आ सकता है, ठीक है। ओके, डन डन डन, यस। सो दिस इज ऑल डिवेंचर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में जो आपको इंपॉर्टेंट बातें जाननी होती है यही होती है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा स्प्रिंकलर पॉइंट्स बता देता हूँ, ये भी आजकल बोर्ड्स में थोड़ा हॉट टॉपिक है। मैंने आपको आई थिंक पिछले वीडियो में ही बता दिया था, जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, जो मैंने क्या बोला, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, वो भी आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ही होता है। एंड उसकी एंट्री क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से आपके पास जो 8% डिवेंचर्स है ना, वो 100 रुपीज़ के हैं, ठीक है। एंड आपके पास कितने डिवेंचर्स है, लेट्स से 200 डिवेंचर्स है। सो 200, 8% डिवेंचर्स, ₹100 फेस वैल्यू है मेरी, और उसको रिडीम करना है एट ₹102, कितना पे, 102। तो क्या हुआ होगा, अब आप एंट्री कैसे पास करोगे, 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, देखिए, इसमें 200 डिवेंचर्स इंटू 100 रुपये की फेस वैल्यू, तो मैं बोलूँगा 20,000 रुपया। इसमें 200 डिवेंचर्स इंटू 2 रुपया, कैसे 2 रुपया आया, 102 माइनस 100, प्रीमियम तो 2 रुपया है, तो ये आएगा आपका आंसर 4,000 रुपया, नहीं 400 रुपया, वेरी सॉरी। तो आपका टोटल अमाउंट जो डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू है, क्या बोला मैंने, डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू है, वो एंट्री में कितना जाएगा, 20,400 रुपया। एंड नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, वेरी सिंपल, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। आई थिंक आपने सिमिलर एंट्री सीखी है इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए, वो सेम ही लॉजिक होता है इसमें भी, 2,400 रुपीज टू बैंक। बट क्यों कसर छोड़े, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, 20,400 टू बैंक, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में क्या है ना, फ्लो नहीं है इस चैप्टर में, एक्चुअली टॉपिक्स स्प्रिंकल्ड है अक्रॉस, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो फाइनली क्वेश्चन में आके बूम पटाखा होता है, फिर हम लोग भूल जाते हैं कौन सा पॉइंट कहाँ था, इसलिए मैंने उसको एक एक छोटा छोटा मिनी स्टोरीज की तरह जोड़ा, ठीक है। अच्छा, 2-3 और पॉइंट अब मैं जो आपको बोलना चाह रहा था, अब मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो थोड़ा सा ट्रिकी है, दैट इज डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या बोला मैंने, एज कोलैटरल सिक्योरिटी। भैया कोलैटरल क्या होता है, ठीक है। कोलैटरल का मतलब होता है, बैंक आपसे कोई, आप बैंक से लोन मांगने जाते हैं, तो बैंक आपसे कोई एसेट या सिक्योरिटी मांगता है कि भैया कल को तू भाग गया, मुझे कौन बचाएगा, मेरे को कुछ अपना एक एसेट लिख के दे या एसेट दे के दिखा के दे कि भैया तू पैसे देने लायक है, तेरे पास कुछ है जिसके अगेंस्ट में पैसा दे सकता हूँ।
तो उसको बोलते हैं कोलैटरल या मॉर्टगेज। हम लोग एसेट है तो मॉर्टगेज, अदरवाइज मैं कोलैटरल देता हूँ। तो कोलैटरल का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। मैं अगर एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो, या मैं बोल सकता हूँ एज ए सिक्योरिटी पर्पस कि भाई मेरे पास ये है, तुम इसको रख लो। अब बात की बात बाद में, अब लेट अस से आपने कोई डिवेंचर इशू किया है कोलैटरल सिक्योरिटी, तो इन दैट केस, उस केस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैं आपको पहला केस बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ, एंड ये अभी हाल के पेपर्स में ही मतलब सॉरी हाल के ही कुछ वर्कशीट्स में मैंने देखा है। सो पहला क्वेश्चन ये था कि एक मशीनरी है, ठीक है, वो 25,000 रुपये की है, ठीक है, वो मैंने खरीदी थी 1 अगस्त 2025 को, ठीक है। अब मेरे पास पैसे आ नहीं रहे, मैं रोज सोच रहा हूँ, अब वो आ गया मेरे को मारने, मशीन बेचने वाला। तो इशूड हमने क्या किया, उसको पैसे नहीं देके अपने डिवेंचर्स इशू कर दिए फ्री में। तो मैंने उसको 3,000 डिवेंचर्स इशू कर दिए ऑफ 9% ईच, ऑफ फेस वैल्यू ₹10, ठीक है, ऑफ 10 ईच मैंने इशू कर दिया, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एंट्री हुई होगी 1 अगस्त 2020, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने एक वर्कशीट में देखा। सो फर्स्ट एंट्री क्या हुई होगी, मशीनरी टू वेंडर, क्योंकि मैंने पेमेंट तो की नहीं, तो मशीनरी टू वेंडर 25,000 रुपया, 25,000 रुपया, ठीक है। एंड सेकेंड एंट्री क्या हुई होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, ये कब हुई होगी, 31 मार्च, जिस दिन मैंने इशू किया। तो ये क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर तो 25,000 ही मिलेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, मैंने डिवेंचर इशू किए। तो मैंने जो डिवेंचर इशू किए, मैंने कितने रुपए के डिवेंचर इशू किए, मैंने 9% डिवेंचर इशू किए। अब मैंने जो 9% डिवेंचर इशू किए, उनकी फेस वैल्यू क्या है, 3,000 डिवेंचर्स मैंने इशू किए, 10 रुपए ईच के। तो 3,000 इंटू 10 कितना होता है, 3,000 इंटू 10 होता है मेरा 30,000 रुपये। अब क्वेश्चन उठ के आता है, ये जो 5,000 रुपये का बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी मैंने जिनसे बात की, उन सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि भैया ये तो आपका लॉस है। तो जैसा हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर्स में बोलते हैं, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है, या कुछ लोगों ने बोला इसको एसओपीएल में राइट ऑफ कर दो। द आंसर इज वेरी डिफरेंट, द आंसर इज गोइंग टू बी मशीनरी अकाउंट। एंड ये मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, इसीलिए मैं आपके साथ ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके डिस्कस कर रहा हूँ। भैया आपने क्लास 11 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर मैं उसको थियोरेटिकली बोलूँ तो इट सेज दैट ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। बट अगर मैं उसको हिंदी में सिंपल भाषा में बोलूँ, तो अगर आपने कोई भी खर्चा किया उस मशीन को लाने में, उस मशीन को परचेज करने में, सो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ योर एसेट, सो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ योर एसेट। तो ये 5,000 रुपया भी मैंने इसीलिए इनकर किया ताकि मैं वेंडर को पे कर सकूं, मैं नहीं पे कर पा रहा था पहले, तो ये 5,000 रुपया भी ऐड हो जाएगा टू द कॉस्ट ऑफ माई एसेट। तो देखिए मशीनरी टोटल डेबिट कितना हो गया, 25,000 प्लस 5,000 विच इज इक्वल टू 30,000 रुपया, ठीक है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था बट दिस वाज इंपॉर्टेंट, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया, पेमेंट कर दी मैंने। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या उठ के आता है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा उठ के आता है कि मैं जो है आपका कोलैटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में दे रहा हूँ। तो कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, मैंने सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट अस से एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है। तो क्या हुआ, वो बिल्डिंग मैंने परचेज की, ठीक है, लोन पे परचेज की, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसके लिए 10 लाख रुपए के 8% डिवेंचर्स मैंने वो कर दिए सॉरी, ऐसा कर लो, 1 लाख डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच, क्या बोला, 1 लाख डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच, वो मैंने इशू कर दिए, ठीक है, एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो मेरी एंट्री क्या होगी मैं बताता हूँ। मेरी एंट्री इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, मैंने डिवेंचर इशू किया, बट ये डिवेंचर मैंने किसी चीज के अगेंस्ट नहीं इशू किया है, इसके अगेंस्ट मुझे पैसा नहीं मिला, ठीक है, इसके अगेंस्ट मुझे पैसा नहीं मिला। तो क्या होगा, ये कहाँ पे डिस्क्लोज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डिस्क्लोज दो तरीके से हो सकता है। बट पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इसका होता क्या है। पहली बात, ये जो 8% है, ये क्या होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहली बात, नो इंटरेस्ट इज पेएबल, क्या बोला मैंने, नो इंटरेस्ट इज पेएबल, नो इंटरेस्ट इज पेएबल। क्यों इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट पे होगा ही नहीं। सो नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन दीज डिवेंचर्स। कौन से डिवेंचर्स, जो कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह किसी लोन के अगेंस्ट में मैं इशू करता हूं, उसके ऊपर इंटरेस्ट इज नॉट पेबल, नो इंटरेस्ट इज पेबल, सिंपल, ठीक है, नो 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 इंटरेस्ट इज पेबल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या उठ के आता है, इसके लिए क्या होता है, अकाउंट हम लोग खोल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। व्हाट डिड आई से, द अकाउंट्स नेम इज डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। अगर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट हम लोग खोलते हैं, देन इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस के थ्रू इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, डिवेंचर सस्पेंस डेबिट 10 लाख रुपया टू, क्या नाम है इसका, 8% डिवेंचर्स आप ले लो
10 लाख रुपए। ठीक है, तो शेड्यूल 3 में किस तरीके से डिस्क्लोज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होगा उसमें, जो लॉन्ग टर्म, बाय द वे डिवेंचर्स कहाँ डिस्क्लोज होते हैं ये आपको याद हो जाना चाहिए था। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर एक हेडिंग होती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर एक हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर लेटेस्ट से मैं बोलता हूँ आपका लेट से 8% डिवेंचर्स, तो मैं क्या बोलूँगा 8% डिवेंचर्स 10 लाख रुपया, उसमें से मैं माइनस करके दिखा दूंगा डिवेंचर सस्पेंस 10 लाख रुपया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे शेयर होल्डर्स को पता रहेगा कि ये जो मैंने इशू किया है ये मैंने किसी एसेट के अगेंस्ट इशू किया है, जो आप नोट्स टू अकाउंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। अब सपोज आपने डिवेंचर सस्पेंस की एंट्री पास ही नहीं की, मतलब जैसा फर्स्ट केस है, मेरे को तो कुछ मिला नहीं इसके अगेंस्ट, तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया, जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं। अब आप ये बोलेंगे भैया अभी आपने ऊपर बताया बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दो, अरे भैया कॉस्ट तो इनकर होती है तब ऐड होती है ना, कॉस्ट होगी मतलब जबरदस्ती की बात हो गई, ये तो मैंने एज अ सिक्योरिटी दिया। आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मेरा धंधा बंद हो जाएगा, हो सकता है कभी यूज ही ना ये वापस आ जाए। तो उस केस में मैं क्या बोलता हूँ, इस केस में क्या होगा, कोई एंट्री पास नहीं होती है। उस केस में क्या होता है, जो आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो आप इशू करते हो कहाँ पे इशू करते हो, एसेट, नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसमें सपोज बिल्डिंग आपने दिखाई 50 लाख की, उसमें आप ऐसे ब्रैकेट लिख सकते हो, अगेंस्ट इशू ऑफ 1 लाख 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या बोलूंगा, एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, अगेंस्ट इशू ऑफ 1 लाख 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो दो तरीके हो सकते हैं, अगर आप डिवेंचर सस्पेंस की एंट्री पास करोगे तो वो ऑटोमेटिकली नेट ऑफ हो जाएगा, तो आंसर तो जीरो ही आएगा, चाहे ऊपर वाला केस देखो या नीचे वाला, इट इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो वो भी मैंने आपको बता दिया किस केस में हो सकता है। ठीक है, और वही आप देखिए मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ था, इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मशीनरी वाला एग्जांपल, इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, बिल्डिंग वाला एग्जांपल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रखा था, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी इजी। ठीक है, बट ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ बातों बातों में, तो मैं इसको ओरली आपको दिखा देता हूँ। यही एक आइडियल क्वेश्चन होता है इन माय ओपिनियन, जो 6 मार्क्स के लिए आ सकता है एनी डे। ठीक है, बट इसके अंदर क्या कोई डिफिकल्ट पार्ट है भैया, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, सारे पार्ट्स मैंने जोड़ रखे हैं इसमें। अच्छा भैया, अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, अनलिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब ना ये एनबीएफसी है ना ही ये एचएफसी है, तो देखिए ऊपर ही थोड़ा सा ये अदर कंपनी है, तो इसके ऊपर डीआरआर भी लगेगा, डीआरआई भी लगेगा। उसके पास क्या है, 50,000 8% के डिवेंचर्स ऑफ ₹100, तो 50,000 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50 लाख रुपीज। ठीक है, ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 100 का माल 5% का प्रीमियम, मतलब 105 पे मेरा ड्यू हो रहा है, मतलब ये मेरी फेस वैल्यू थी, तो मेरा 105 इंटू 50,000 रुपया, तो मेरा ठीक है जो भी उतना ड्यू होगा ऑन 31 मार्च 2025। इसका मतलब ये लम्प सम है, इसमें तो मैंने आपको इंस्टॉलमेंट्स दी नहीं तो ईजी रखा। ऑन दिस डेट द कंपनी हैड द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ओ, क्वेश्चन ने बोल दिया कि कंपनी के पास ऑलरेडी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है और जितना होना चाहिए उतना ही है, तो भैया क्या दिक्कत है, तब तो एकदम इजी बात है। अच्छा हाँ, एक डाउट और अच्छा आया भैया, जो मेरे को डीआरआर बनाना है, डीआरआई बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, किसको बनाना है और किस डेट पे बनाना है एंड किस अकाउंट से बनाना है, सब कुछ समझ गया, बट फेस वैल्यू पे बनाना है कि जो रिडेम्पशन प्राइस होगा यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम उस पे बनाना है, तो इट इज ऑल ऑन द फेस वैल्यू, प्रीमियम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, फेस वैल्यू पे बनता है। अच्छा, द डीआरआई, द डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट विच वॉज परचेज ऑन 30th अप्रैल ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, अगर 31 मार्च 2025 हो रहा है, अगर ये डेट है तो आपका 30th अप्रैल -1 2024 तक हो जाना चाहिए। ओह करेक्ट है, 31 अप्रैल तक हो जाना चाहिए, जो कि हो भी गया। ठीक है, वॉज रियलाइज्ड एट 96%, मतलब जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 4% घट गई ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन एंड द डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में मैं बस आपको डिस्कस करके दिखाना चाहता था कि ऑल द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट वी डिस्कस्ड वो किस तरीके से टुगेदर आते हैं। ठीक है, डिवेंचर आपका कम में रिडीम हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक बार रिडीम कर दो सारे डिवेंचर्स को, फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट को 4% के लॉस पे रियलाइज कर देना, एसओपीएल में डेबिट कर देना, और आपका सारा देखिए आपको डीआरआर की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, बट डीआरआर को रिवर्स करने की एंट्री विच इज डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, वो जरूर पास कर लेना, एंड डिवेंचर रिडेम्पशन बैंक अकाउंट डेबिट समथिंग टू एसओपीएल अकाउंट समथिंग जो लॉस होगा, टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट समथिंग, वो आप अमाउंट्स खुद से कैलकुलेट कीजिए, टेक दिस एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है,
दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रॉम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। मैंने जैसा आपको बोला, दिस चैप्टर इज नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट। अगर आपने इस वीडियो को बहुत शांति से, शांत दिमाग से सुना होगा फॉर द लास्ट 50 मिनट्स दैट आई वाज कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग, तो आपको समझ आया होगा इस चैप्टर में एक्चुअली टेक्निकलिटी ज़्यादा है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर वो छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको याद हो जाए तो इस चैप्टर के ऊपर कमांड इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इन माई ओपिनियन। हावेवर, जितनी ज़्यादा डिफिकल्टी या जितना ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स, उतनी ज़्यादा आपका मेहनत एंड एनर्जी टुवर्ड्स द चैप्टर होना चाहिए, ताकि वो आपको बाद में बोझ बन के ना रहे। बट स्टिल मैंने इस चैप्टर को प्रायोरिटी इसीलिए दे रखी है बिकॉज इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, आई रिपीट, विल फॉर्म 10% ऑफ द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। सो क्यों इतने ईजी चैप्टर्स को हम लोग लीव करें, जब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स जैसे मैमथ चैप्टर्स को अटैक कर सकते हैं, जब हम लोग शेड्यूल 3 जैसे कंसेप्चुअल चैप्टर्स को अटैक कर सकते हैं। तो ये कंसेप्चुअल तो नहीं था, ना इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसेप्चुअल है, ना रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है। दीज आर जस्ट अ बंच ऑफ टेक्निकल पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डेफिनेटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड peers who struggle with redemption of debentures, and I know that's a huge quantity, so please do share them. Please share your feedback in the comment section. अच्छा लगे, बुरा लगे, जो आपको लगे improve हो सकता है, जो आपको लगे missing था, आपके कुछ doubts है, प्लीज उनको comment section में पूछिए। It actually makes me very happy when people respond to the videos that I make either in private, but आप इसको public में भी comments में पूछ सकते हैं, and अपने doubts हमेशा पूछते रहिए। So till then, I will see you in a new video. Thank you so much. Bye bye.